हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय निर्वाण क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो चैप्टर है हमारा 12 क्लास है 7th एनसीईआरटी। ओके, और जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट अपने अपने एनसीईआरटी निकालो। देन चैप्टर है अर्थ मून एंड सन, राइट, एंड सन। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर के अंदर हमने किया था रोटेशंस ऑफ अर्थ। देन आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ, यानी कि रोटेशन होता है एक अपने ही एक्सिस के ऊपर जो अर्थ है हमारी वो घूमती रहती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। देन रिवोल्यूशन क्या होता है, एक ऑर्बिट एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के जब चक्कर लगाता है तो वो रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये फैसिनेटिंग फैक्ट वगैरह हमने कर लिए थे। देन आज है हमारा टॉपिक ये रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ। देखो, while rotating on its own axis, the earth also revolves around the sun. As we learned in grade 6, this movement is different from rotations. Revolutions is the motion of an object around another object. इसके अंदर क्या है, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती रहती है वो हम रोटेशन बोलते थे, लेकिन घूमने के साथ साथ जब वो चक्कर लगाती है यानी कि उसका जो मूवमेंट होता है, पहले क्या था कि पृथ्वी है, ये मान लो अर्थ है हमारी, ये इसके एक्सिस हमने माने थे, ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो ये इसी एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती थी। ठीक है, एक ही एक्सिस के ऊपर घूमना रोटेशन बोलते हैं। लेकिन अब ये पृथ्वी है, ये इसका एक्सिस भी है, और ये अर्थ जो है, ये जो सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ये इसके चारों तरफ घूमेगी, इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। यानी कि जब एक द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम रोटेशंस, ये जो मूवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है रोटेशन से। इसके अंदर क्या होता है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको बेटा रिवोल्यूशंस बोलते हैं। रिवोल्यूशन इज द मोशन, रिवोल्यूशंस इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाना रिवोल्यूशंस बोलते हैं। जो हमारी अर्थ होती है वो रिवोल्व करती है अराउंड द सन। क्लियर, आगे देखो। The path an object take while revolving around another object is called it orbit। और रिवोल्यूशन करते टाइम वो जिस पाथ का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। एक पीछे हमने किया था रोटेशंस के अंदर एक्सिस। एक्सिस क्या होता है बेटा, एक एक्सिस उस एक पॉइंट है, इसी पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये होता है उसका एक्सिस। ठीक है, यानी कि यहीं पे है अर्थ हमारी, और यही ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट, इस पॉइंट के चारों तरफ जब अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी वो उसका रोटेशन था। लेकिन अब ये बोल रही है कि ये अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और जिस पाथ का यूज करेगी यानी कि जिस रास्ते का वो यूज करेगी उसको हम उसका ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ के। If viewed from the top, the orbit of the earth around the sun is nearly circular। अब ये क्या बोला है कि अगर हम पृथ्वी के टॉप से देखते हैं, अर्थ से ऊपर से जब हम देखते हैं तो जो सन है वो हमें सर्कुलर दिखाई देता है। ठीक है, इन द फिगर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स गिवन इन द चैप्टर बियॉन्ड द अर्थ। ये आपने 6th क्लास की जो क्यूरियोसिटी है साइंस की बुक, उसके अंदर चैप्टर है बियॉन्ड द अर्थ, उसके अंदर ये सारी सोलर सिस्टम का चैप्टर आपने डिस्कशन किया होगा। द ऑर्बिट अपीयर इलोंगेटेड बिकॉज इट वाज ए साइड व्यू ऑफ द ऑर्बिट। जो ऑर्बिट होते हैं, जो इनका जो ये अर्थ जो हमारी होती है वो और इलोंगेटेड टाइप की दिखाई देती है, क्योंकि इसका हमें साइड व्यू दिखाई देता है। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशंस अराउंड द सन इज अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। जो पृथ्वी है हमारा एक चक्कर सूरज का लगाने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लेती है। ठीक है, पहले हमने एक रोटेशन का टाइम पीरियड था वो था 24 आवर। ठीक है, एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर वो अपना पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अब इसने बताया है कि रिवोल्यूशन एक दिन के अंदर सूरज का जो एक चक्कर पूरा लगाती है पृथ्वी, वो एक दिन के नहीं, एक जो चक्कर पूरा पृथ्वी लगाती है सूरज के चारों तरफ वो लगाती है 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, देखो, चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ, यानी कि रात के समय में जो पृथ्वी से आसमान का जो चेंज मूवमेंट होता है, चेंजिंग जो होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है,
Every evening the sun set in the westward directions and the night sky become visible. प्रत्येक शाम को जो सूरज होता है वो पश्चिम की ओर हमें छिपता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद आसमान के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, नाइट होती है जिसके अंदर स्टार्स और मून वगैरह हमें दिखाई देते हैं, वो सूरज छिपने के बाद हमें दिखाई देने लग जाते हैं। वी नो दैट दिस अकर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, हम लोग ये जानते हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, रिवोल्यूशन नहीं रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेशन के दौरान ही दिन होता है और रोटेशन के दौरान ही रात होती है, ये हमने रोटेशंस ऑफ अर्थ के अंदर पढ़ा था, ठीक है। जैसे जैसे वो रोटेशन करती है तो जिस पार्ट पे सूरज की लाइट पड़ती है वहां दिन होता है, जिस पार्ट पे नहीं पड़ती वो रात होती है, ठीक है। तो दिन और रात का बनना ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, ना कि रिवोल्यूशन के कारण, ठीक है। रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस है, समझो बेटा। रोटेशन होता है एक ही एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाना, ठीक है। एक अपने एक्सिस के ऊपर एक्सिस पे है और वहीं से चक्कर लगाना, वो रोटेशन होता है। जबकि रिवोल्यूशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाना, वो रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर एक्सिस और ऑर्बिट आता है। एक्सिस होता है एक पॉइंट जहां पे खड़े खड़े वो घूमती रहती है, वो उसका एक्सिस है। लेकिन जो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिस पाथ का वो यूज करती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, उसकी कक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रोटेशन और रिवोल्यूशन में, ऑर्बिट और एक्सिस के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। क्लियर यहाँ तक। As the earth also revolves around the sun continuously, the stars seen in the night sky after sunset gradually change over a year as we look in different direction as shown in the figure. क्या बताना चाहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी क्या करती है, रिवोल्व करती है सन के चारों तरफ कंटिन्यूअसली, दो जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो रात के समय हमें आसमान में यानी कि सनसेट के बाद हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन इसने बोला कि चेंजेस ओवर ए ईयर वी लुक इन डिफरेंट डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर 12.8। इसके अंदर बताया गया है कि भाई हम अलग अलग जगह पे जब होते हैं तो वहां पे जो तारे होते हैं उनकी डायरेक्शन और उनकी अलग अलग परछाई हम नोटिस कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, डायग्राम में देखो, मार्च दिसंबर, और यहाँ पे स्टार्स दैट राइज एट द सनसेट, जून का महीना है, दिसंबर है, सितंबर है, ठीक है। स्टार्स दैट सेट एट सनराइजेस, डिफरेंट स्टार राइजेस एट सनसेट इन द डिफरेंट मंथ। इसके अंदर पूछा गया है कि भाई ठीक है, शाम के समय जब सनसेट होता है उसके बाद आपको स्टार दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन इसने पूछा कि अलग अलग महीने में अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में जो स्टार्स होते हैं वो हमें अलग अलग नोटिस करने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जवाब देखना है हमें। The revolutions of Earth around the Sun lead to changing view of night sky throughout the year. The size and distance are not to scales. डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि भाई जो रिवोल्यूशन है अर्थ का, अर्थ जो रिवोल्व करती है सन के चारों तरफ, वो उसके नाइट व्यू के अंदर जो स्टार होते हैं साल भर में अलग अलग चेंजमेंट जो आता रहता है वो शो करा गया है इसके अंदर। डायग्राम देखो, यू कैन ऑल्सो नोटिस दिस चेंज बाय लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ स्टार। ये जो चेंजमेंट आता है इसको आप, ये जो पैटर्न होता है स्टार्स का, उसके द्वारा नोटिस कर सकते हो, सच एज दोज दैट यू लर्न अबाउट इन ग्रेड 6। और ये सारी चीजें आपने ग्रेड 6 के अंदर नोटिस की होगी। एट ए फिक्स्ड टाइम ऑफ द नाइट, यानी कि रात के एक फिक्स टाइम के अंदर, ऑन डेज सेपरेटेड बाय ए मंथ, अलग अलग जगह पे अलग अलग महीने में, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर क्या है, द भील एंड द पवारा वर इंडिजीनियस कम्युनिटी फ्रॉम द तापी वैली इन वेस्टर्न इंडिया हु यूज्ड द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन पैटर्न ऑफ स्टार इन द स्काई एज मार्कर फॉर अराइवल्स ऑफ द मानसून रेन। अब ये दो कम्युनिटी है, एक तो भील है, एक पवार है, ठीक है। ये तापी वैली के अंदर वेस्टर्न इंडिया के अंदर अभी भी रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो स्टार है आसमान के अंदर, जो स्काई के अंदर जो स्टार है, उनको देख के बेटा, उनका विजुअलाइजेशन करके ये लोग अपनी मानसून का, अपने वेदर का, और ऐसे पता लगा लेते हैं कि भाई इस टाइम पे ऐसे स्टार दिखाई दे रहे हैं तो अब मानसून आने वाली है, अब सर्दी आने वाली है, अब गर्मी आने वाली है, या फिर ये ऐसे टाइम का पता लगा लेते हैं जैसे इन्होंने अपनी कोई फसल बोनी है तो ये उस टाइम पे
आसमान में स्टार को देख के पता लगाते हैं कि इस टाइम पे ये फसल अगर हम उगाएंगे तो इसको बारिश का मौसम में पानी मिल जाएगा, अगर गर्मी का है तो गर्मी की फसल उगाएंगे। तो ये जो दो दो कम्युनिटी है, एक भील और एक पवारा, ये लोग क्या करते हैं, ये आसमान के अंदर तारे देख के अपना वेदर और मानसून डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, सीजन्स ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो सीजन्स होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे सर्कुलेट होते रहते हैं। I have noticed that we go through a cycle of seasons every year. It is related to the revolutions of the earth around the sun in the some way. इसने बोला कि भाई मैंने नोटिस किया है कि जो सीजन्स होते हैं उनकी एक साइकिल होती है, प्रत्येक वर्ष चलते रहते हैं। तो ये क्या जो अर्थ है उसका रिवोल्यूशंस होता है सूर्य के चारों तरफ, उसकी वजह से होती है। क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई हैव आल्सो नोटिस दैट दे आर लॉन्गर इन समर देन इन द विंटर। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने ये नोटिस किया है कि भाई जो दिन का समय होता है वो गर्मियों में लंबा होता है और सर्दियों में कम होता है। हम जनरली आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीजें होती है रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ के कारण। ठीक है, अब इन दोनों का क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन है इनका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट बट इट इज टिल्ट। इसने बोला कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन करती है, तो नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट बट इज टिल्ट। इसने बोला कि भाई मान लो ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउथ पोल है इसका। ठीक है, अब इसने ये तो बता दिया, अब ये रोटेशन करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, बट इसने बोला कि भाई ये रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो ये रिवॉल्व करती है तो ये ऐसे तो रिवॉल्व नहीं करती है ना, ये ऑर्बिट में जाती है। ऑर्बिट यानी कि जो पाथ यूज करती है वो उस पाथ पे ये टिल्ट हो जाती है, यानी कि सीधे के बजाय थोड़ा तिरछा होके ये और सन के चारों तरफ ऐसे तिरछी साइड से मूवमेंट करती है, यानी कि टिल्ट होके थोड़ा सा मूवमेंट करती है, ये थोड़ा सा कैसे तिरछा हो जाती है। मान लो पहले ये इसका एक्सिस ऐसा था, अब इसने जो ऑर्बिट लिया है यानी कि जो पाथ लिया है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, उस टाइम पे इसने थोड़ा सा टिल्ट किया और टिल्ट के कारण ये रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये इसका कैसे होता है, ये टिल्टिंग ऑफ अर्थ के कारण होता है। ठीक है, द अर्थ मेंटेन दिस टिल्ट एज इट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये जो टिल्ट है अर्थ का, ये मेंटेन करती है जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि तिरछी होके ये चक्कर लगाती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ गिव राइज टू द सीजन। अब देखो, पहले का आंसर हमें मिला, जो अर्थ का टिल्ट है यानी कि अर्थ का जो तिरछापन है, ये तिरछी हो गई ना, टिल्ट हो गई ना अपने एक्सिस के ऊपर, प्लस उसकी स्पेरिकल शेप, जो स्पेरिकल शेप है अर्थ की वो, और उसका जो टिल्ट है यानी कि तिरछापन है, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमें सीजन दिखाई देते हैं अर्थ के ऊपर, यानी कि अलग अलग वेदर हमें दिखाई देते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी पतझड़, जो भी ऋतु है सारी हमें सीजन दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हाउ। अब इन चीजों को हमें पता करना है कि भाई कैसे होता है। ठीक है, तो देखो डायग्राम में देखो, अर्थ दे रखी है, पहले ये देखो थोड़ा सा मार्च वाले महीने के अंदर देखो, पहले एक्सिस के ऊपर ऐसे सीधी एक्सिस होती थी इसकी। ठीक है, लेकिन अब इसने नॉर्दर्न पोल को क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट किया है, ऐसे किया थी, तो ये नॉर्दर्न पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और अब ये अपने एक्सिस पे ऐसे चक्कर लगाएगी, पर ये टिल्ट हो गई तो ये अब ऐसे सूरज के चक्कर लगाएगी ऑर्बिट के अंदर, ऐसे लगाएगी। तो ठीक है, ये टिल्ट हो गई, टिल्ट होके जब रिवॉल्व करेगी सन के चारों तरफ, तो जहां पे आगे समझेंगे दूसरे डायग्राम में, पहले कंफ्यूज हो जाओगे, इसी में देख लो। ये टिल्ट हो गया मार्च के अंदर, ठीक है, फिर जून में देखो थोड़ा सा नॉर्थ पोल इधर आ गया जून के अंदर, समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सितंबर में पूरा नॉर्थ पोल चला गया इधर, दिसंबर में नॉर्थ पोल, थोड़ा सा विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया जहां पे सूरज दिखाई नहीं देता। ठीक है,
ये डायग्राम देखो, फिर आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। In June, the northern hemisphere is tilted toward the sun, while the southern hemisphere is tilted away from the sun. ये क्या कह रहा है कि भाई जून के महीने में जो नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या करता है, ये सूरज की तरफ घूम जाता है, सूरज की तरफ टिल्ट हो जाता है, सूरज की तरफ टिल्ट हो गया। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये क्या हुआ, सूरज से अगर ये टिल्ट हो जाएगा, मान लो ये ऐसे है, ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ठीक है। अब ये टिल्ट कर गया, ये ऐसे कर गया। अभी तो ये पूरे दोनों दिख रहे थे हमें, दोनों ये नॉर्थ ये साउथ दोनों दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो साउथ पोल है ये पीछे की साइड चला जाएगा ना, नॉर्थ पोल सूरज की साइड चला गया। तो इसने बोला कि भाई जून के महीने में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो टिल्ट हो गया सूरज की साइड में, ठीक है। जबकि जो साउथ हेमिस्फीयर है वो क्या हो गया, वो टिल्ट हो गया सूरज से दूर, ठीक है। एज shown in the figure 12.10, a given amount of sun rays are spread in a smaller area of the northern hemisphere as compared to the southern hemisphere due to the spherical shape of the earth surface, so that area is heated more. अब इसकी भाषा समझो, इस क्या कहना चाह रहा है। ये बोला है कि जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, अब ये दोनों तो टिल्ट हो गए, ये नॉर्थ वाला पोल था ये सूरज की साइड चला गया, साउथ वाला पोल सूरज से दूर चला गया, ये दूर चला गया। अब अर्थ जो है हमारी, किससे समझाएं आपको, कुछ है नहीं है इधर, अरे भाई टेप ही है हमारे पास। ये आपकी मानो अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर ये टिल्ट कर रखी है, इधर ऐसे मूवमेंट में ऐसे ये आपकी तिरछी हो रखी है। ये जो ऑर्बिट है आपका अंदर वाला, जहां पे वो रिवॉल्व करेगी, ये आपका ये तिरछा हो गया, और ये अवे फ्रॉम हो गया, ये सन के साइड हो गया। ये स्पेरिकल है हमारी, ठीक है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल शेप के कारण अब ये जो मूवमेंट है यहाँ पे जो सन, अब ये सामने से जो हमारा ये है, ये सन है, ठीक है, सन की रेज आएंगी। तो इसने बोला कि जहां पे जिस पार्ट के ऊपर सन की रेज ज्यादा पड़ेंगी वहां का एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप है इसकी, ठीक है। स्पेरिकल शेप में मान लो ये जो शेप है इसकी, ये स्पेरिकल है, तो यहाँ पे रेज ज्यादा आ गई तो ये इतना सा हिस्सा जो है ये इसका ज्यादा गर्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर रेज आती है तो वो क्या होगी, स्प्रेड हो जाएंगी और वो कम एरिया को गर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम में देखेंगे आगे कैसे समझा रखा है, हम अब समझने की कोशिश करो। फर्दर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर इन जून, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, जो सूरज की लाइट है वो जून के अंदर लगभग 12 घंटे हमें प्राप्त होती है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर इंटेंस सनलाइट विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम कॉजिंग द समर सीजन। इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो सनलाइट है वो ज्यादा रहती है, लास्ट टाइम मतलब लंबे समय तक जब सनलाइट रहती है तो वो समर सीजन क्रिएट करती है। इन दिसंबर इसका अपोजिट हो जाएगा, इन सिचुएशंस इज अपोजिट, ये इसके अपोजिट हो जाएगी। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स एंड इट्स एक्सपीरियंस विंटर सीजन विद सनलाइट आ शॉर्ट टाइम, यानी कि दिसंबर के महीने में क्या होता है कि जो सूरज की लाइट होती है, जो सनरेज होती है वो क्या होती है बेटा, कम टाइम पे मिल पाती है, ठीक है, जिस वजह से वो हमें दिन छोटे दिखाई देते हैं। अब देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम में यहाँ पे ये टिल्ट हो गई थोड़ी सी, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये इसका हेमिस्फीयर पोर्शन हो गया, ठीक है, ये इसका हेमिस्फीयर पोर्शन है, यानी कि स्पेरिकल पोर्शन है। हेमिस्फीयर हम बीच में बोलेंगे, ये हमने इक्वेटर डाल दिए इसके ऊपर, ये हमने इक्वेटर डाल दिए। इक्वेटर डालने के बाद क्या हुआ कि जो इसने बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ सन रेज आर स्प्रेड इन ए स्मॉलर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर, हैंस आर मोर इंटेंस, यानी कि जो ये एरिया है यहाँ पे
ज्यादा रेज आई है, ठीक है। सेम अमाउंट सन रेज आर स्प्रेड इन लार्जर, और यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे ये रेज आई तो है लेकिन ये स्प्रेड हो गई, जिस वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं हुआ, लेस इंटेंस हो गया। यहाँ पे अपोजिट साइड में ये यहाँ पे सेम ऐसे ही दिखा रखा है, ये इक्वेटर हो गए और ये ऐसे रेज आ गई, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो डायग्राम में देख लो ढंग से, क्लियर। नॉर्दर्न पोल यानी कि अर्थ थोड़ी सी टिल्ट कर गई, फिर नॉर्थ पोल थोड़ा तिरछा हो गया, तिरछा होने से बीच में से हमने इक्वेटर डाल दिया इसके ऊपर। इक्वेटर अर्थ की जो शेप है वो स्पेरिकल होने के कारण जहाँ पे जो रेज ज्यादा पड़ती हैं और जगह हमारे पास कम है, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो स्पेरिकल है, तो वहां पे ज्यादा गर्मी होती है। जहाँ पे रेज स्प्रेड हो जाती है वहां गर्मी थोड़ी कम होती है, क्लियर। पहला डायग्राम है जून का, सेकंड डायग्राम है दिसंबर का। अब दिसंबर के अंदर देखो, दिसंबर के अंदर नॉर्दर्न पोल जो थे वहां पे सन की रेज पहुंच ही नहीं रही, वहां पे हो गया अंधेरा, यानी कि वहां पे बेटा सर्दी है, ठीक है। दिसंबर में वहां पे सर्दी है क्योंकि जो सूरज की रेज है वो कम मात्रा में पहुंच पा रही है, क्लियर, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट डायग्राम है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गर डे टाइम इन जून, यानी कि दिन के समय जून के टाइम में जो दिन होते हैं वो बड़े कैसे होते हैं और दिसंबर में दिन जो छोटे होते हैं वो कैसे होते हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखो जून का दिखा रखा है, तो जून के अंदर नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर ऑल 24 आवर्स इन जून, यानी कि जो नॉर्दर्न पोल है, नॉर्थ पोल जो है वो जून के महीने में बहुत ज्यादा लगभग 12 घंटे के आसपास वो सनरेज रिसीव करता है, जिसकी वजह से गर्मी भी होती है और दिन भी हमें बड़े दिखाई देते हैं। प्लेस इन द हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर ड्यूरिंग द 24 आवर रोटेशंस ऑफ द अर्थ, 24 घंटे में से 12 घंटे सनलाइट प्राप्त करते हैं जून के महीने में, जिस वजह से नॉर्थ पोल के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, और दिन हमें बड़े लगते हैं। इसका अपोजिट है बेटा दिसंबर के अंदर, शॉर्टर डे इन दिसंबर। तो इसके अंदर क्या है, नॉर्दर्न पोल इन द डार्कनेस फॉर ऑल 24 आवर्स इन द दिसंबर। ये देखो नॉर्थ पोल जो ये है ये कहाँ है, ये अंधेरे में है, तो अंधेरे में नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सनलाइट है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाती है, जिसकी वजह से दिन हमें छोटे लगने लगते हैं, क्लियर। यहाँ पे आगे देखो, the seasons and length of the daytime are reversed in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere। अब हमने बात की थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और ये टिल्ट कर गया ऐसे, टिल्ट करने के बाद पृथ्वी की शेप थी स्पेरिकल, स्पेरिकल की वजह से जहां पे रेज आई, जहां पे ज्यादा हुई वहां पे गर्मी ज्यादा हुई, जून के महीने में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि 12 घंटे हमें सनलाइट प्राप्त हो रही है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न पोल सूरज की साइड ज्यादा घुमा हुआ है, जिस वजह से गर्मी ज्यादा है और दिन भी बड़े लगते हैं। इसके अपोजिट क्या था, दिसंबर के महीने में ये जो नॉर्थ पोल है ये सूरज के अपोजिट चला गया, ठीक है, तो वहां पे ना तो सूरज की रेज पहुंच पाती है, यानी कि वहां पे सर्दी है, सर्दी की वजह से जो नॉर्दर्न पोल है वो भी अपोजिट हो गया, जिसकी वजह से वहां पे दिन भी छोटे लगते हैं। अब इसने बोला कि ये जो नॉर्दर्न पोल है यहाँ पे जो सदर्न पोल के अंदर हुआ उसका अपोजिट होगा सारा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देयर इट इज विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर। यहाँ पे क्या होगा, जून के महीने में सदर्न पोल की बात हो रही है बेटा, नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्दर्न ऊपर है सदर्न नीचे है, तो नीचे वाले हिस्से के अंदर जून के महीने में सर्दी होगी और दिसंबर के महीने में गर्मी होगी, क्लियर यहाँ तक। अब देखो आगे डाइव डीपर के अंदर क्या है, टू इनकरेक्ट रीजंस ऑफन गिव टू एक्सप्लेन व्हाई सीजंस अकर्स ऑन द अर्थ आर when the northern hemisphere tilt toward the sun it is closer to the earth। इसने बोला कि दो हमें रीजन बताने हैं कि क्यों भाई जो सीजन होते हैं वो अर्थ के ऊपर बनते हैं, ठीक है, आते हैं सीजन्स हम कैसे डिसाइड कर पाते। तो पहला क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या करेगा, टिल्ट करेगा सूरज की साइड में, जिस वजह से वो सूरज के पास आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे सीजन
गर्मी सर्दी जो भी है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल विद द सन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर सो दैट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओवर द ईयर। जो अर्थ होती है वो अपने ओवल यानी कि द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल्स विद द सन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर टू द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओवर द ईयर, यानी कि जो अर्थ होती है वो अपने डिस्टेंस को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते टाइम जो उसकी डिस्टेंस रहती है वो एक साल के अंदर कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम सेंटर मेजरमेंट होते रहते हैं, ठीक है। However, the difference in distance in either of these cases is very small, and these are not the reason why seasons occur in the earth. In fact, the earth is closest to the sun in the January. इसी प्रकार से जो डिफरेंस है डिस्टेंस का इन केसेस के अंदर वो बहुत छोटा है, जो कि सही रीजन नहीं है, ठीक है, कि सीजन्स जो होते हैं वो पृथ्वी पर क्यों डिसाइड होते हैं, कैसे आते हैं, जबकि जो अर्थ है वो द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन द जनवरी, जो अर्थ है वो सन के क्लोज होती है जनवरी में भी, तो सीजन को डिसाइड करने के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे अकर अराउंड 21 जून, दिस इज नोन एज समर सोल्स्टाइस, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून का माना जाता है, जिसको हम समर सोल्स्टाइस बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर द समर सोल्स्टाइस द ड्यूरेशंस ऑफ द डे बिकम शॉर्टर व्हाइल दैट ऑफ ए नाइट बिकम लॉन्गर। इसके बाद जो 21 जून होती है उसके बाद हमें क्या होता है कि जो दिन के जो समय होते हैं ड्यूरेशंस द ड्यूरेशन ऑफ ए डे बिकम शॉर्टर व्हाइल दैट ऑफ ए नाइट बिकम लॉन्गर, यानी कि जो दिन का समय जो होता है वो छोटा होने लग जाता है और रात जो होती है लंबी होने लग जाती है। द शॉर्टर डे एंड लॉन्गर नाइट इन दिस हेमिस्फीयर अकर्स अराउंड 22 दिसंबर नोन एज द विंटर सोल्स्टाइस, यानी कि अब इसने बोला कि इसके अपोजिट यहाँ पे शॉर्टर डे यानी कि छोटे दिन और लंबी रात 22 दिसंबर को होती है, ठीक है, जो कि विंटर में होती है, जिसको हम सर्दियों का सोल्स्टाइस बोलते हैं, ठीक है। अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 दिसंबर के आसपास द डे टाइम लास्ट फॉर 12 आवर, यानी कि जो दिन का समय होता है उसके 12 घंटे होते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दीज डेज आर कॉल्ड द स्प्रिंग एंड द ऑटमन इक्विनॉक्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे इन दिनों में स्प्रिंग और ऑटमन सीजन्स आ रखे होंगे, ठीक है। आगे देखो, फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर क्या है, एट द नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ पोल के अंदर द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑन द इक्विनॉक्स डेज 21 मार्च एंड द रिमेन कॉन्टिन्यूसली इन द स्काई फॉर 6 मंथ। जो नॉर्थ पोल होते हैं उनके अंदर जो सूरज होता है वो ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर दिखाई देता है, ठीक है, 21 मार्च को, और उसके बाद कंटिन्यूसली 6 मंथ तक सन दिखाई देता है, ठीक है। द सनसेट ऑन 22 सितंबर, और जो सूरज है वो 22 सितंबर को अस्त हो जाता है। द साउथ पोल एक्सपीरियंस द अपोजिट बिहेवियर, जबकि जो साउथ पोल होते हैं वो इसके उल्टा जो बिहेवियर होता है, यानी कि 6 महीने दिन 6 महीने रात, तो वहां पे 6 महीने दिन है तो साउथ पोल में 6 महीने रात होगी, साउथ पोल में रात है तो उधर नॉर्थ पोल के अंदर दिन होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। The polar regions thus experience continuous sunshine for 6 months followed by a 6-month period of darkness. Clear? On the equators, there is always 12 hour of sunlight and 12 hour of darkness, यानी कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा ये होता है कि 12 घंटे तो सूरज की लाइट होगी, दिन होगा, 12 घंटे रात होगी, दोनों को मिला के 24 घंटे का दिन बनता है, ठीक है। There is a little difference in the intensity of the sun rays falling on the equator in different month.
छोटा सा डिफरेंस होता है इंटेंसिटी का, जो कि सनरेज पड़ती हैं, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर जो अलग अलग महीने में अलग अलग इंटेंसिटी की जो सनरेज होती हैं वो पड़ते दिखाई देते हैं। Thus for the southern state of India that lie close to the equator, the effect of seasons is not very prominent, such as local geographical features and proximity of oceans or the sea can also influence these broader patterns seen in the two hemispheres, as you learn in the social sciences। ने बताया कि भाई जो इक्वेटर के पास वाले जगह होते हैं, सदर्न स्टेट जो होते हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता वेदर वगैरह सीजन्स का। वहां पे क्या होता है, लोकल जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो ओशंस और सी के पास होने की वजह से वहां का जो पैटर्न है वो दो ही हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसके अंदर उसके अंदर पढ़ा भी होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है क्लिप्सिस, यानी कि क्लिप्सिस ये अब हमारा है। देखो, डे एंड नाइट साइकिल सीजन्स द लाइफ, ग्रहण की बातें कर रही है भाई हम, ठीक है। तो डे एंड नाइट साइकिल सीजन द लाइफ ऑन द अर्थ so much is dependent upon the sun. Could the light from the sun get blocked by the two planets which are revolving between the earth and the sun? इसने बताया कि दिन और रात की जो साइकिल होती है उनके अंदर जो लाइफ होती है अर्थ की, वो बहुत डिपेंडेंट होती है सन के ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार से जब दो चीजें आपस के अंदर, दो चीजें जब रिवॉल्व करती हैं एक प्लेनेट के ऊपर, तो उन दोनों को जब कोई चीज ब्लॉक करती है तो वो क्या होता है, ठीक है। द प्लेनेट मरकरी एंड वीनस अपीयर्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन and never block the entire light from the sun reaching us। दो प्लेनेट हैं, एक मरकरी है और एक वीनस है, जो कि वेरी स्मॉल्स हैं एज कंपेयर टू सन, सन के कंपैरिजन में छोटे हैं, लेकिन एंड नेवर ब्लॉक द एंटायर लाइट फ्रॉम द सन रीचिंग एस, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो ब्लॉक नहीं करते, जो सूरज की लाइट आती है वो हमारे तक पहुंचने में उसको ब्लॉक नहीं करते। However, you have been surprised to know that the moon can do that। जबकि जो मून है वो ये चीज कर सकता है, और ये जानकर आपको आश्चर्यजनक होगा। Do you remember study in grade 6 that the moon is a natural satellite of the earth and it revolves around the earth as the earth revolves around the sun। आप लोगों ने, आपको याद होगा कि ग्रेड 6 के अंदर आपने स्टडी किया था कि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का, ठीक है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ का जो ग्रह उपग्रह है वो क्या है, मून है, ठीक है। ये क्या करता है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और अर्थ किसके लगाती है, अर्थ लगाती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, एंड इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और ये चारों तरफ अर्थ के रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता है। एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्लियर। तो चक्कर पे चक्कर लगते रहते हैं। आगे है हमारे पास सोलर एक्लिप्सिस, यानी कि सूर्य ग्रहण, सौर ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी आप बोलते हो, ठीक है। एट सर्टेन टाइम, एक निश्चित टाइम के ऊपर द मून कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन ए वे दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग अस। दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्सिस। यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये बताओ। अब हमने बताया कि भाई पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा लगाता है, तो तीन है, तीनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता करो दया, गड़बड़ है। तो एक टाइम आता है जहां पे क्या होता है, मून, ये सन है, ठीक है, सन है, उसके बाद मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये मून है, और सॉरी ये सन है, ये मून है, और
ये मून मून की शेप नहीं है, ये तो मान लो भाई, ये अर्थ, ये तीनों चीजें हैं भाई, ये सन, ये मून और ये अर्थ, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब ये अर्थ है हमारे पास, ये तीनों चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। सन, नीचे मून और ये अर्थ, ठीक है। तो जो मून है, ये वाला जो मून है, ये इन दोनों के बीच में आ जाता है, ठीक है। देखो, एट सर्टेन टाइम द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन ए वे दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग अस, दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्सिस। यानी कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सूरज की लाइट है, सूर्य की जो रेज है, सूरज की जो लाइट है, वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और वो अंधेरा कर देता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। You may wonder how the moon, which is smaller than the sun, आप जान के हैरानी होगी कि भाई मून ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि मून तो छोटा है साइज में सन से। ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन दैट वी सी इन द स्काई, ये जो सूरज की लाइट आती है उसको ब्लॉक कैसे कर सकता है, ठीक है, जो कि हमें सन दैट वी सी इन द स्काई, जो सूरज हम आसमान में देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे पता करना होगा, हमें एक एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी लेट अस एक्सप्लोर। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 मीटर, कंसिडर हिज हेड टू बी द सन। आप अपने दोस्त को अपने सामने खड़ा करके उसको 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा करो, और उसका जो ये हेड है, ठीक है, उसको देखना है आपको, उसका हेड है, उसको, ये आपका दोस्त है 5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर, और ये आपका जो हेड है इसको देखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ क्लोज वन आई एंड शो ए थम अप विथ योर outstretched hand toward your friend as shown in the figure. Are you able to cover the entire head of your friend with your thumb? अब क्या करना है, आपको अपनी एक आईज क्लोज करके जो आपका थंब है इसको आपके दोस्त के हेड के बराबर में ऐसे रखना है दूर से, ठीक है। और ये जो थंब है आपका, ये आपके दोस्त का जो हेड है इसको कवर अप कर लेगा जब आप उसको एक आंख से देखते हो, ठीक है, क्लियर। यू कैन कवर द एंटायर हेड ऑफ योर फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ योर थंब, आप लोग अपने थंब से ही अपने जो दोस्त है उसका हेड कवर अप कर सकते हो। इवन दो योर थंब इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ योर फ्रेंड हेड, जबकि आपको जो थंब है यानी कि आपका जो अंगूठा है उसका साइज आपके दोस्त के सर से बहुत छोटा है। हाउ कुड इट बी, ये कैसे हो सकता है, द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज सीन्स बाय योर आई आल्सो नोन एज अपरेंट साइज, जो साइज आपको ऑब्जेक्ट का दिखाई दे रहा है आपकी आई से, वो क्या है, अपरेंट साइज है, यानी कि आभासी साइज है। डिपेंड अपॉन बोथ इट एक्चुअल फिजिकल साइज एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम यू, और जो कि डिपेंड करता है उसका एक्चुअल और फिजिकल साइज के ऊपर कि कितनी डिस्टेंस में आप दोनों खड़े हो, ठीक है। The thumb being much closer to you as compared to your friend, the apparent size of your thumb and your friend head as seen by you in activity 12.4 are the similar। जो साइज है आपके दोस्त के सिर का और आपके अंगूठे का, वो क्या है, अपरेंट साइज है, जो कि क्या है, जो कि डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, 12.4 वाला, जो कि सेम है, ठीक है। द अपरेंट साइज ऑफ द मून एंड द सन इन द स्काई आर सिमिलर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। इसी प्रकार से जो अपरेंट साइज है वो मून और सन का आसमान में सेम दिखाई देता है जब आप अर्थ से उसको देखते हो। दिस इज सो बिकॉज दो द मून इज मच स्मॉलर इन फिजिकल साइज देन द सन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मून है वो, मून का जो फिजिकल साइज है वो सन के कंपैरिजन में छोटा होता है। द मून इज मच क्लोजर टू एज कंपेयर टू द सन, जो मून है वो ज्यादा क्लोज आ जाता है सन के, ठीक है। Therefore the moon can appear to cover the entire sun as viewed from the earth। इसी प्रकार से, इसीलिए जो मून है वो कवर कर लेता है पूरे सूरज को जब हम उसको अर्थ से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइव डीपर। दो द प्लेनेट मरकरी एंड वीनस आर मच लार्जर देन द मून इन साइज। अब देखो, दो प्लेनेट है, एक मरकरी और एक वीनस, ये दोनों ही क्या है,
मून से साइज में बड़े हैं, लेकिन दे आर आल्सो मच फर्दर फ्रॉम द अर्थ एज कंपेयर टू द मून। ये लोग, ये दो प्लेनेट जो है मरकरी और वीनस, ये they are also much further from the earth as compared to the moon, thus their apparent size are very much small than the sun and they cannot block the sun। ये क्या करते हैं, इनका जो साइज है तो सन के साइज से तो छोटा होता है, मून के साइज से बड़ा होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये इनका जो एरिया है वो सन से दूर होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, सूरज की जो रोशनी आती है उसको ब्लॉक नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वीनस पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट अपीयर एज ए टीनी ब्लैक डॉट पासिंग अगेंस्ट द ब्राइट फेस ऑफ द सन। जैसे ही वीनस सन और अर्थ के बीच में से गुजरता है तो वो एक छोटे ब्लैक होल के ब्लैक डॉट के जैसे ही दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि ब्राइट फेस के ऊपर सन का, ठीक है। दिस इवेंट नोन एज ट्रांजिट ऑफ वीनस इज ए रेयर इवेंट। और ये जो प्रोसेस होता है, सन के ऊपर से अगर वीनस निकलता है तो उसका सिर्फ एक डॉट दिखाई देता है, और ये एक बहुत रेयर प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीनस रेयर इवेंट, यानी कि वीनस का ट्रांजिट जो बोलते हैं ये बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। फिगर 12.13 के अंदर shows the arrangement of the sun, the moon and the earth during a solar eclipse. The shadow of the moon fall on a small area on the surface of earth as shown in the figure. This area is in total darkness and no part of the sun can be seen from there. The observations in this area witness a total solar eclipse। अब देखो इसके अंदर टोटल सोलर इक्लिप्सिस क्या होता है। पहला डायग्राम में हमें क्या है, 12.13 वाले में ज्योमेट्री ऑफ सोलर इक्लिप्सिस, द साइज एंड डिस्टेंस आर नॉट टू स्केल, यानी कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखो पहले दिखा रखा है इसके अंदर सूर्य यानी कि सन, देन मून इसके अंदर बीच में आ जाता है। तो देखो सन का साइज कितना बड़ा है, मून का साइज छोटा है, लेकिन डिस्टेंस दोनों की है। और अर्थ से हम इसको देखते हैं तो अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्सिस होता है, ठीक है। अब मून बीच में आके जो सूरज से जितनी भी रेडिएशन आ रही है उनको मून रोक लेता है, यानी कि रोशनी जो आती है सूरज की वो क्या करता है, उस पार्ट को रोक लेता है, पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से ये डार्कनेस जो हमें दिखाई देती है अर्थ के ऊपर, इस डार्कनेस को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। टोटल सोलर इक्लिप्सिस यानी कि, और एक पार्शियल सोलर इक्लिप्सिस दो दिखा रखी हैं, अर्थ ऑर्बिट देखना और ये चारों तरफ मून ऑर्बिट है, ठीक है। डायग्राम से आप समझ जाओगे। In area where the moon partially block out only some regions of the sun, the observer see a partial solar eclipses, यानी कि वो एरिया जहाँ पे चंद्रमा से थोड़ी बहुत रेज, चंद्रमा थोड़ा कम ब्लॉक कर पाता है और सूरज की जो रोशनी है वो कुछ जगह पर पड़ जाती है, उसको पार्शियली सोलर इक्लिप्सिस बोलते हैं। यानी कि इसने बोला टोटल वाला या तो पूरा चंद्र ग्रहण बोलते हैं और इसको आधा चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्सिस, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है, फॉर ए फ्यू मिनट इट टर्न डार्क ड्यूरिंग द डे एज नो सनलाइट रीचेस द अर्थ। जब पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण होता है, टोटल सोलर इक्लिप्सिस होता है, वो कुछ ही मिनट के लिए होता है। उस टाइम पे क्या होता है, सूरज की कोई भी रोशनी पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ती और बहुत अंधेरा हो जाता है। Due to the earth rotation and the motion of the moon in its orbit, the moon shadow move across the surface of the earth. Thus, the total solar eclipse is visible only a few minutes as the moon being to move away from the front of the sun. We see a partial solar eclipse and daylight being to return. वही है कि जैसे जो मून है, मून जब सूरज के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो उसका पूरी रोशनी को कवर कर लेता है तो पृथ्वी पे डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, और ऐसा थोड़े समय के लिए होता है जिसको टोटल सोलर इक्लिप्सिस बोलते हैं। जैसे ही मून सूरज के आगे से जाने लगता है और सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर आने लगती है, उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्सिस बोलते हैं। और वहां पे धीरे धीरे करके दिन ये सूरज की जो लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है और डे लाइट बीइंग कर जाती है वापस से, ठीक है। अब उसके बाद है
सेफ व्यूइंग ऑफ ए सोलर इक्लिप्सिस, इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि चेतावनी क्या है। ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्सिस वन माइट बी टेम्प्टेड टू लुक एट द सन थिंकिंग दैट इट वुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हार्म टू आवर आईज। क्या कह रहा है कि भाई मान लो हम क्या करते हैं, बिना किसी सेफ्टी के हम सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमारी आंखों को हार्मनेस पहुंचा देता है, यानी कि उन्हें अंधा भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, बहुत सनग्लासेस, बाइनोकुलर और टेलीस्कोप की सहायता से भी हमें नहीं देखना चाहिए। हमें जो सूर्य ग्रहण है उसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारी चीजें दिखाने के लिए, कुछ क्लब्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वो एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहां पे जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हो और देख भी सकते हो। कुछ साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं जो आपको दिखाएंगे भी और आपको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखो। दिस डाइव डीपर के अंदर दिस एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 11.5 is to be set by your teacher. A mirror can be used to project an image of the sun onto a wall. However, holding it at the correct angle throughout a solar eclipse can be difficult. To solve this, make a movable stand for the mirror. Use a hollow balls with, इसमें क्या है कि बेटा आपको एक बॉल लेनी है, वहां पे आपको उसके अंदर उसको कट करके उसके अंदर मिट्टी डालनी है ताकि वो एक जगह स्टैंड कर सके, रुक सके। ठीक है, अब उसको क्या करना है, इसने बताया कि भाई एक सेटअप बनाना है जहां पे आप ये सारी चीजें करके देख सकते हो। ठीक है, टू सोल्व दिस मेक ए मूवेबल स्टैंड फॉर द मिरर, यूज ए होलो बॉल विद ए स्मॉल होल हाफ फिल इट सैंड। आपको उसको एक मूवेबल स्टैंड के ऊपर रख देनी है बॉल को, उसको हाफ फिल्ड करनी है सैंड से और उसको अटैच्ड करना है एक स्मॉल मिरर से। ठीक है, place the ball on the circular ring like adhesive tape ring so it can be turned around easily. Adjust it until the sun image appear on a wall or screen. Show this set up where the mirror is fixed to a green ball. ये वही है कि इसको अब एडजस्ट करके आपको नोटिस करना है कि जो बॉल है उसको आपको सन मान लेना है और सन की उसकी जो इमेज है वो दीवार के ऊपर आपको कैसे दिखाई देगी। ठीक है, सो दिस सेटअप वेयर द मिरर इज फिक्स्ड टू ए ग्रीन बॉल, और जो आपका मिरर है वो दीवार के ऊपर कैसे सेटअप है जहाँ पे वो आपको ग्रीन बॉल दिखाई देती है। और ये जो एक्टिविटी है ये इसने बताया कि भाई ये स्ट्रिक्टली मतलब आपके टीचर्स के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम है वो किसी के भी आईज को डैमेज कर सकती है। आगे देखो, पीपल हैव ऑब्जर्व्ड eclipses and maintained a record since ancient time. When the regions for eclipses were not known, they feared the occurrence of eclipses. यानी कि जो पहले के लोग थे वो ग्रहण को लेके, पहले भी ग्रहण तो होते ही थे लेकिन पहले के टाइम में जो ग्रहण थे उनको लेके लोगों के मन में एक अलग ही इमेज बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर सम टाइम ब्लॉकिंग द सन द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ इवन फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली कंसर्निंग। जब सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी के ऊपर लाइट नहीं पहुंच पाती तो ये लोग चिंता का विषय मानते थे, इसको कंसर्न हो जाते थे, उसके प्रति चिंतित हो जाते थे। मैनी Many superstitions were attached to solar eclipse in various parts of the world related to the activity that could not be carried out during eclipses, such as eating, cooking or going out of the home. यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब लोग ग्रहण के टाइम में नहीं करते। ये पहले के उदाहरण बता रहे हैं कि भाई पहले के नहीं, अभी भी काफी लोग हैं, काफी जनसंख्या है जो मानती है कि ग्रहण होते हैं उस टाइम पे हमें खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए और यानी कि घर से बाहर आउटिंग नहीं जानी चाहिए। बट नाउ दैट वी नो दैट रीजन वेयर वाई सोलर इक्लिप्सेस अकर, वी नीड नॉट फियर दिस इवेंट एज लॉन्ग एज वी डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। जबकि अब हमें पता चल गया कि भाई जो सूर्य ग्रहण है वो क्यों होता है, तो उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और
बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट साइंटिस्ट गो अराउंड दी वर्ल्ड टू ऑब्जेक्ट द इक्लिप्सेस फ्रॉम वेयर दीज आर ऑब्जर्वेबल्स। द इक्लिप्सेस प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फिनोमेना दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अदरवाइज। जो ग्रहण होते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं इसकी स्टडी करने के लिए कि वही दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अदरवाइज, जबकि हम बिना उसके हम इनको ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते। ठीक है, अगर ग्रहण नहीं होते तो हम इन सब जो सूरज है, चंद्रमा है, इन सब के ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर पाते। उसके बाद लूनार एक्लिप्सिस है। लूनार एक्लिप्सिस यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के अंदर क्या होता है? चंद्र ग्रहण के अंदर बेटा सन होता है, अर्थ होती है और मून होता है, यही तीनों चीज होती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, जहाँ पे लूनार एक्लिप्सिस होता है यानी कि चंद्र ग्रहण होता है। एज द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जैसे ही चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सम टाइम द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द मून। तो जो अर्थ होती है वो सूरज की लाइट है उसको ब्लॉक कर देती है मून पे पहुंचने से। ठीक है, दिस इज नोन एज द लूनार एक्लिप्सिस, इसी को हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ऑन सच डेज we see the earth shadow falling on the full disk of the moon, shows the arrangement of the sun, the earth and the moon during a lunar eclipse on such days। इन दिनों में we see हम देखते हैं कि भाई जो शैडो है पृथ्वी की वो कहाँ पड़ती है? चंद्रमा के पूरे डिस्क के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो शो करता है सन, अर्थ एंड द मून ड्यूरिंग द लूनार एक्लिप्सिस। चंद्र ग्रहण का जो प्रोसेस है उसके अंदर सन, अर्थ और मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हमें दिखाई देता है। डायग्राम में देखो, सन है, सन इधर मून दिखा रखा है, मून के बीच में आ गई अर्थ। अब अर्थ क्या करती है? सूरज से जो आने वाली रोशनी है उसको चंद्रमा के पास नहीं पहुंचने देती। ठीक है, तो अगर उसको कंप्लीटली अगर उसने लाइट को ब्लॉक कर दिया तो वो टोटल लूनार एक्लिप्सिस यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। जैसे ही पृथ्वी थोड़ा पास अवे करेगी चंद्रमा से, थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, वो पार्शियली लूनार एक्लिप्सिस हो जाएगा। ठीक है, देखो, when the moon is completely in the earth shadow it is called a total lunar eclipse। जब चंद्रमा के ऊपर अर्थ पृथ्वी की पूरी छाया यानी कि पृथ्वी की जो पूरी छाया है वो उसको ढक लेती है चंद्रमा को, तो वो टोटल लूनार एक्लिप्सिस होता है यानी कि पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून स्टार्ट टू अपीयर dark red in color and stay that way until the moon moves out of the shadow of the earth। जो ब्राइट डिस्क है मून की वो दिखने स्टार्ट हो जाती है डार्क रेड कलर की, और स्टे दैट वे until the moon moves from the shadow of the earth। और थोड़ी थोड़ी अगर पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा हटता है तो उसको थोड़ी थोड़ी लाइट जो दिखाई देने लग जाती है, जो उसके मुंह अर्थ की शैडो के बाद से चंद्रमा की जो लाइट है वो सॉरी सूरज की जो लाइट है वो चंद्रमा पे थोड़ी थोड़ी गिरने लग जाती है। व्हेन पार्ट ऑफ द मून इज इन द अर्थ शैडो एंड रेस्ट ऑफ द मून इज विजिबल इट कॉल्ड, और जो वो थोड़ी थोड़ी रोशनी उसके आधे हिस्से पे जाती है तो उसको पार्शियली लूनार एक्लिप्सिस बोलते हैं। Unlike the sun, we can safely watch the eclipsed full moon with our naked eye। जिस प्रकार से हम जैसे कि हम सन को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते थे, उसी प्रकार से हम चंद्रमा को तो सेफली देख सकते हैं। वी कैन सेफली वॉच द इक्लिप्स्ड फुल मून विद आवर नेक्ड आई। हम पूर्ण चंद्र ग्रहण को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। साइंस एंड सोसाइटी के अंदर क्या है? यूजिंग द कंप्यूटर वर्जन ऑफ द Stellarium app, which is free, you may get information about the upcoming solar and lunar eclipses if any, which may be visible from your location। एक कंप्यूटर की जो ऐप है इसके अंदर ये फ्री है, जो कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई कहाँ पे सोलर एक्लिप्सिस होगा, कहाँ पे लूनार एक्लिप्सिस होगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो वो आप अपनी लोकेशन उसमें सेंड करके देख सकते हो। आगे देखो, फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर द कोडाई कैनल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल
Palani Range Hill in the southern India. It was established in 1899 and has provided data about the sun for over 100 years. It is operated by the Indian Institute of Astrophysics IIA Bangalore. यहाँ पे एक है कोडाई कैनल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, पलानी रेंज के अंदर, जो कि सदर्न इंडिया में है। ये 1899 में एस्टेब्लिश्ड की गई थी और यहाँ पे लगभग 100 साल से जो सोलर एक्लिप्स है उसका जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। किसकी सहायता से? आईआईए। आईआईए की फुल फॉर्म देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। बैंगलोर भी अलग है, ठीक है। आईआईए की तो हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब हम जानते हैं नो ए साइंटिस्ट। आओ एक साइंटिस्ट इसके बारे में जानते हैं। एम.के. वेणु बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। एम.के. वेणु बापू है, ये के फादर हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी के। ही लेड एफर्ट in setting up many instruments and telescope in India, such as the telescope at Manora Peak near Nainital, Uttarakhand, and Kavalur, Tamil Nadu. The observatory at Kavalur has been named after him. He mainly studied star and even discovered a comet. He also traveled to different parts of the world to study solar eclipses. क्या बताया बेटे? इसका नाम है एम.के. वेणु बापू, जो जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी की है, जिसके अंदर टेलीस्कोप है और भी सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर। इनको जो टेलीस्कोप है इनका इंडिया के अंदर, सच एज द टेलीस्कोप एट मनोरा पीक नियर नैनीताल एंड कवेल्यूर। द ऑब्जर्वेटरी एट कवेल्यूर हैज बीन, अच्छा कवेल्यूर जो इन्होंने डिस्कवर किया था, इनका नाम इनके नाम पे ही रखा गया था। कवेल्यूर हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम पे ही रखा गया था। ही मेनली स्टडी स्टार, इन्होंने मेनली जो स्टार की स्टडी है और उनकी जो डिस्कवरी है उनके ऊपर लिखा है। ही आल्सो ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी सोलर एक्लिप्सेस, और ये अलग अलग जगह पे ट्रेवल करते रहते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सोलर इक्लिप्सेस की स्टडी के लिए, यानी कि सौर मंडल की जो स्टडी है, सौर ग्रहण की जो स्टडी है उसके लिए ये अलग अलग जगह पे ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, तो इतना ही था भाई हमारा चैप्टर। और इन ए नेट सेल, यानी कि ये हम करेंगे कल सरसरी तौर पे, बाकी करेंगे क्वेश्चन आंसर। बाय बाय, टेक केयर।